आईपीएस मैडम जिस रिक्शे पर बैठकर बनारस में घूम रही थी वह निकला उनका ही पति। दोस्तों, बनारस की सुबह हमेशा की तरह सुकून से भरी हुई थी। उसी सुबह एक सरकारी गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी का दरवाजा खुला और बाहर उतरी आईपीएस प्रियंका वर्मा। कई सालों बाद वे बनारस आई थीं। अपने मन का बोझ हल्का करने के लिए उन्होंने सोचा पैदल ही मंदिर चलेंगी तो बहुत समय लगेगा। तभी उनकी नजर एक पुराने से रिक्शे पर पड़ी। रिक्शा चलाने वाला आदमी करीब 40 साल का था। प्रियंका वर्मा ने हाथ उठाकर उसे बुलाया। भैया, मंदिर तक चलोगे? जी मैडम, बैठिए। प्रियंका वर्मा रिक्शे पर बैठ गई। कुछ देर तक दोनों खामोश रहे। फिर प्रियंका वर्मा ने पूछा, तुम रोज यही रिक्शा चलाते हो? हाँ मैडम, कई साल हो गए। उसके जवाब में कोई शिकायत नहीं थी, न दुखों की कोई लंबी कहानी, न मजबूरी का रोना। यही बात प्रियंका वर्मा को अजीब सी लगी। वे बाहर देखने लगी, मगर उनका दिल कहीं और ही भटक गया था। बार बार उन्हें महसूस हो रहा था जैसे यह आवाज उन्होंने पहले भी सुनी हो। बहुत करीब से अचानक आगे भीड़ बढ़ गई। रिक्शा चालक ने रिक्शा रोक दिया। मैडम, थोड़ा पैदल चल लें? प्रियंका वर्मा नीचे उतरी। 2-4 कदम चली। तभी पहली बार उन्होंने उस आदमी के चेहरे को ध्यान से देखा और उसी पल उनका दिल जोर से धड़क उठा। नहीं, यह मुमकिन नहीं है, उन्होंने खुद से कहा। इतने सालों में इंसान बदल जाता है, वक्त सब कुछ बदल देता है। शायद यह बस एक भ्रम हो। वे फिर रिक्शे पर बैठ गईं। थोड़ी देर बाद उन्होंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? अमित वर्मा। यह नाम सुनते ही प्रियंका वर्मा के होश उड़ गए। वही नाम जिसे उन्होंने सालों से अपने सीने में दफन कर रखा था। किसी तरह खुद को संभालते हुए उन्होंने पूछा, कहाँ के रहने वाले हो? पहले शहर में रहता था मैडम, अब यहीं हूँ। अब उन्हें यकीन होने लगा था यह कोई इत्तेफाक नहीं है। यह वही इंसान हो सकता है जिसे उन्होंने सालों पहले खो दिया था। लेकिन इतनी बड़ी सच्चाई को मान लेना आसान नहीं था। मंदिर के पास आकर रिक्शा रुका। अमित नीचे उतरा और बोला, मैडम, मंदिर आ गया। प्रियंका उतरते वक्त कुछ पल उसे देखती रही। अमित ने किराए के लिए हाथ बढ़ाया। पैसे देते हुए प्रियंका वर्मा ने पूछा, तुम यहाँ अकेले रहते हो? हाँ मैडम, अकेला ही हूँ। वह कुछ और पूछना चाहती थी, बहुत कुछ, लेकिन तभी मंदिर की घंटियां तेज बज उठी। भीड़ दर्शन के लिए आगे बढ़ने लगी। अमित शर्मा ने कहा, मैडम, मैं चलता हूँ। और वह रिक्शा खींचते हुए आगे बढ़ गया। लेकिन प्रियंका वर्मा वहीं की वहीं खड़ी रह गई। आज उनका मन भगवान के दर्शन में नहीं था। उनका दिल उस रिक्शा चालक के पीछे चला गया था जिसे उन्होंने एक साधारण आदमी समझकर रिक्शे पर बैठकर स्वर किया था। वह शायद उनका ही अतीत था, उनका ही खोया हुआ रिश्ता था। दर्शन के बाद वह बाहर आई और मंदिर के एक कोने में बैठ गई। दिल सवालों से भरा हुआ था। अगर वह आदमी वही अमित है तो यहां कैसे पहुंचा? इतने सालों तक कहां रहा? और सबसे बड़ा सवाल, उसने कभी उनसे मिलने की कोशिश क्यों नहीं की? दिल में हल्का सा गुस्सा भी था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा एक अनजानी सी चिंता। कुछ देर बाद उन्होंने अपने सुरक्षाकर्मी को बुलाया और कहा, उस रिक्शा वाले को ढूंढ कर ले आओ। ज्यादा वक्त नहीं लगा। अमित मंदिर के पास ही एक पुराने पेड़ के नीचे बैठा मिला। शायद रोज की तरह वह भक्तों के बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था। जब उसे बुलाया गया तो वह थोड़ा घबरा गया। उसे लगा शायद कोई शिकायत हो गई है। उसने सिर झुकाकर कहा, मैडम, कोई गलती हो गई क्या? प्रियंका वर्मा ने पहली बार उसके सामने अपनी आवाज नरम रखी। नहीं, कोई गलती नहीं है, बस तुमसे कुछ बात करनी है। अमित सोच भी नहीं सकता था कि इतनी बड़ी अफसर उसके साथ यूं बैठकर बात करेंगी। दोनों पास की सीढ़ियों पर बैठ गए। कुछ पल खामोश ही रही। फिर प्रियंका वर्मा ने धीरे से पूछा, तुम यहाँ कब से हो? लगभग 5 साल हो गए मैडम। 5 साल? ये सुनते ही प्रियंका वर्मा की आंखें भर आईं। ठीक वही वक्त जब अमित अचानक उनकी जिंदगी से गायब हो गया था। उन्होंने खुद को संभालते हुए पूछा, इसके पहले क्या करते थे? जो सामने आ गया वही करता रहा मैडम। जवाब छोटा था लेकिन दर्द बहुत बड़ा। अब प्रियंका वर्मा का दिल मान चुका था। सामने बैठा आदमी वही अमित है, उनका पति। लेकिन वह चाहती थी कि सच्चाई उसके मुंह से निकले। उन्होंने सीधा सवाल किया, अमित, तुम भागे क्यों थे? यह सुनते ही अमित जैसे पत्थर का हो गया। उसने इधर उधर देखा जैसे कोई सुन तो नहीं रहा। मैडम, मैं भागा नहीं था, मुझे मजबूर किया गया था। किसने मजबूर किया और क्यों? जब आप आईपीएस बनी थी तब आपने बहुत लोगों के खिलाफ कार्रवाई की थी। कई लोगों का धंधा बंद हो गया था। वो लोग आपसे बदला लेना चाहते थे। उन्होंने मुझे निशाना बनाया। कहा गया कि मैं आपका नाम लेकर लोगों से पैसे मांगता हूँ। मेरे खिलाफ फर्जी शिकायतें करवाई गई। मेरे खिलाफ नकली वीडियो और फोटो बनाए गए। धीरे धीरे ये बात फैला दी गई कि आईपीएस का पति ही ठीक आदमी नहीं है। लेकिन तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? बताने आया था मैडम, मगर आपके ऑफिस के कुछ लोगों ने कहा अगर मैं आपके पास आया तो मामला और बिगड़ जाएगा। कहा गया आपकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। मैं डर गया। मैंने सोचा अगर मैं दूर चला जाऊं तो शायद आपकी इज्जत बच जाए। तो तुम सब कुछ छोड़कर चले गए? मेरे पास ना घर था ना पहचान। जहां गया लोग कहते आईपीएस का पति है, जरूर गड़बड़ करेगा। आखिरकार बनारस आ गया। यहाँ किसी ने सवाल नहीं किए, बस यही कहा मेहनत करो, पेट भर लो। और तुमने कभी मुझसे मिलने की कोशिश नहीं की? रोज मन करता था आपसे मिलने का, लेकिन डर लगता था मैडम, कहीं मेरी वजह से आपको फिर नुकसान न हो जाए। यहाँ आकर बस भगवान के सहारे जीने लगा। अमित, तुमने बहुत बड़ा त्याग किया है।
मगर अब चुप रहने का वक्त खत्म हो गया है। मैडम, मैं नहीं चाहता कि आप फिर किसी मुसीबत में पड़े। अब मैं अकेली नहीं हूँ और जिन लोगों ने ये सब किया है उन्हें उनकी सजा जरूर मिलेगी। अब सच्चाई बाहर आएगी। जो लोग समझते थे कि तुम्हें तोड़कर मुझे भी तोड़ देंगे, वो बहुत गलत थे। अभी किसी को कुछ नहीं बताना है। अभी तुम सिर्फ अमित नहीं हो, तुम मेरे पति हो। लेकिन दुनिया के लिए फिलहाल तुम वही रहोगे जो आज हो। हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। अगली सुबह बहुत जल्दी प्रियंका वर्मा की नींद खुल गई। मंदिरों के कपाट खुल रहे थे। साधु संत गंगा स्नान को जा रहे थे। बनारस की हवा में वही पुरानी शांति थी, लेकिन उनके दिल में अब तूफान उठ चुका था। उन्होंने अपने सुरक्षाकर्मी को बुलाया और साफ निर्देश दिए, अमित को चुपचाप सरकारी गेस्ट हाउस ले आओ, बिना किसी शोर के। जब अमित गेस्ट हाउस पहुंचा तो उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। सालों बाद किसी सरकारी इमारत में कदम रखते ही उसके पुराने जख्म जाग उठे। झूठे आरोप, बदनामी, अपमान, सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूम गया। उसने घबराकर पूछा, मैडम, अगर किसी ने मुझे पहचान लिया तो? कोई नहीं पहचानेगा, और अगर पहचान भी लिया तो अब डरने की जरूरत नहीं है। अमित ने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। सब कुछ तब बिगड़ना शुरू हुआ जब आपने उस बड़े जमीन घोटाले पे कार्रवाई की थी। कई बड़े लोग पकड़े गए थे। आपके ऑफिस के कुछ लोग अचानक बदलने लगे। उसने बताया कैसे एक दिन कुछ लोग उसके पास आए और बोले, तुम आईपीएस के पति हो, नाम बहुत काम का है, मदद करोगे तो सब ठीक रहेगा, और अगर मना किया तो नाम भी जाएगा, पहचान भी। जब मैंने मना किया उसी दिन से मेरे खिलाफ बातें फैलनी शुरू हो गईं। फिर अमित ने कहा, एक दिन मुझसे कहा गया कि आप पर ऊपर से दबाव है, अगर मैं चुपचाप दूर चला जाऊं तो सब शांत हो जाएगा। थोड़ी देर की खामोशी के बाद अमित ने एक नाम लिया, आपका पीए समीर सक्सेना। समीर सक्सेना, वही इंसान जिस पर प्रियंका वर्मा ने आंख बंद करके भरोसा किया था। प्रियंका वर्मा ने फौरन अपना लैपटॉप और फाइलें मंगवाई। पुराने मामलों को खोलकर देखने लगी। अमित जो भी बता रहा था हर बात फाइलों से मेल खा रही थी। जिन दिनों अमित पर इल्जाम लगे थे उन्हीं दिनों कई बड़े मामलों की जांच जानबूझकर धीमी कर दी गई थी। मैं बस यही चाहता था कि आप सुरक्षित रहें मैडम। उसी दिन प्रियंका वर्मा ने अपने सबसे भरोसेमंद अफसर को फोन किया। मुझे 5 साल पुराने कुछ केस की पूरी फाइलें चाहिए, बिना किसी को बताए। शाम होते होते वे फाइलें उनके सामने थीं। हर पन्ने के साथ सच्चाई अब और साफ होती जा रही थी। तारीखों में हेरफेर था और सबसे चौंकाने वाली बात, कुछ अहम दस्तावेजों पर समीर सक्सेना के दस्तखत साफ नजर आ रहे थे। अब प्रियंका वर्मा को पूरा यकीन हो चुका था। यह कोई छोटी चाल नहीं थी, ये एक गहरी सोची समझी साजिश थी। रात को अमित डरते डरते पूछा, मैडम, अगर आपने ये मामला उठाया तो बहुत लोग आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। अगर पुलिस डरने लगे तो अपराधी बेखौफ हो जाते हैं। अब ऐसा नहीं होगा। उन्होंने तय कर लिया था, जल्दबाजी नहीं, पहले सबूत मजबूत होंगे फिर कार्रवाई। अमित को फिलहाल वहीं सुरक्षित रहने को कहा गया। उस रात अमित देर तक सो नहीं पाया। बरसों बाद पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसका दर्द सुना गया है, समझा गया है। दूसरी तरफ प्रियंका वर्मा खिड़की के पास खड़ी थी। अब उनकी लड़ाई सिर्फ अपने पति के लिए नहीं थी, बल्कि हर उस बेगुनाह के लिए थी जिसे ताकतवर लोग कुचल देते हैं। अगली सुबह उन्होंने अमित से कहा, अब हर कदम सोच समझकर उठेगा। जो भी होगा सबूत के साथ होगा। मैडम, मुझे आपके फैसले पर पूरा भरोसा है। उसी दिन प्रियंका वर्मा बनारस से सीधे अपने कार्यक्षेत्र के लिए रवाना हो गई। ऑफिस पहुंचते ही उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद इंस्पेक्टर को बुलाया। मुझे 5 साल पुराने 3 मामलों की पूरी फाइल चाहिए, बिना किसी को बताए। जी मैडम। फाइलें आई तो प्रियंका वर्मा ने एक एक कागज ध्यान से पढ़ा। तारीखें, बयान, गवाह, सब कुछ धीरे धीरे एक तस्वीर बना रहा था। जिन गवाहों ने अमित के खिलाफ बयान दिए थे वे सब एक ही इलाके से थे। कई बयान बिल्कुल एक जैसे शब्दों में लिखे गए थे। प्रियंका वर्मा ने फाइल बंद की और गहरी सांस ली, यानी सच जानबूझकर दबाया गया था। इसके बाद कॉल रिकॉर्ड निकलवाए गए। जिन नंबरों से अमित को धमकियां दी गई थीं, वे सभी एक ही दायरे में घूम रहे थे। कुछ नंबर एक बड़े व्यापारी के ऑफिस से जुड़े थे तो कुछ एक वरिष्ठ अधिकारी के निजी फोन से। अब शक यकीन में बदल चुका था। अगला नाम था समीर सक्सेना। शाम को समीर सक्सेना को ऑफिस बुलाया गया। वह अंदर आया तो चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी। मैडम, आपने याद किया? हाँ, बैठो। समीर सक्सेना, 5 साल पहले अमित वर्मा के खिलाफ जो शिकायतें आई थी उनमें तुम्हारी क्या भूमिका थी? समीर ने बचाव की कोशिश की। मैडम, मैं तो सिर्फ आदेश मान रहा था। प्रियंका वर्मा ने तुरंत पूछा, किसके आदेश? ऊपर से दबाव था मैडम। ऊपर कौन? प्रियंका वर्मा की आवाज में सख्ती उतर आई। समीर चुप रहा। प्रियंका वर्मा ने साफ शब्दों में कहा, अगर सच नहीं बताया तो यही खामोशी तुम्हें जेल पहुंचा देगी। कुछ पल बाद समीर टूट गया। मैडम, बड़े लोग थे, एक वरिष्ठ अधिकारी और एक बड़ा व्यापारी। उसने निगाहें झुका ली। उन्होंने कहा था, अगर अमित वर्मा हट जाएगा तो आप कमजोर पड़ जाएंगी। इतना सुनते ही प्रियंका वर्मा ने बिना एक पल गंवाए आदेश दिया, समीर सक्सेना को तुरंत निलंबित किया जाए और हिरासत में लिया जाए। अगले 2 दिनों में जांच और तेज हो गई। व्यापारी महेश अग्रवाल के ठिकानों पर छापे पड़े। नकद पैसा, फर्जी कागजात और रिश्वत के ठोस सबूत मिले। महेश अग्रवाल को हिरासत में ले लिया गया। फिर नंबर आया वरिष्ठ अधिकारी विनोद मल्होत्रा का। विनोद मल्होत्रा ने बचने की बहुत कोशिश की, फोन के दबाव डलवाया, लेकिन इस बार प्रियंका वर्मा पीछे हटने वाली नहीं थी। सबूत इतने मजबूत थे कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था। विनोद मल्होत्रा को भी निलंबित कर गिरफ्तार कर लिया गया। जब यह खबर अमित तक पहुंची तो वह देर तक खामोश बैठा रहा।
जैसे यकीन ही ना हो रहा हो। फिर उसने पूछा, मैडम क्या सच में ये सब हो रहा है? हाँ अमित, अब सच सामने आ रहा है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी वैसे वैसे और चेहरे सामने आने लगे। प्रियंका वर्मा ने एक पूरी सूची तैयार की। जो भी इस खेल में शामिल है कोई भी बचने वाला नहीं है। इस दौरान अमित को पूरी सुरक्षा में रखा गया। एक दिन प्रियंका वर्मा ने उससे कहा, अब तुम्हें कहीं छुपने की जरूरत नहीं है। अब वक्त आ गया है कि तुम मेरे साथ घर चलो। लोग क्या कहेंगे? लोग बहुत कुछ कह चुके हैं, अब सच्चाई बोलेगी। अगले ही दिन प्रियंका वर्मा ने ऑफिस में एक लंबी मीटिंग बुलाई। उस कमरे में वही अफसर बैठे थे जिन पर उन्हें पूरा भरोसा था। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, ये मामला सिर्फ मेरे पति का नहीं है, ये उस सिस्टम की सच्चाई है जहां ताकतवर लोग अपने फायदे के लिए किसी भी बेगुनाह को कुचल देते हैं। आज अगर अमित वर्मा को इंसाफ नहीं मिला तो कल कोई और अमित होगा। अब साजिश की हर परत खुल चुकी थी। इसके बाद बारी आई बड़े व्यापारी महेश अग्रवाल की। जब उसे आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई तो पहले वह अकड़ दिखाने लगा। मैं शहर का इज्जतदार आदमी हूं, आप लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इज्जत झूठ से नहीं चलती, इज्जत सच से चलती है। जब उसके सामने बैंक खातों की डिटेल, कॉल रिकॉर्ड और फर्जी लेन देन के सबूत रखे गए तो उसकी आवाज खुद ब खुद धीमी पड़ गई। आखिरकार उसने सिर झुका लिया। हाँ, मैंने पैसे दिए थे। आपकी सख्ती से मेरा धंधा बंद हो रहा था। मुझे लगा अगर आपके पति पर इल्जाम लग जाएगा तो आप कमजोर पड़ जाएंगी। अब सबसे बड़ा नाम बाकी था, विनोद मल्होत्रा। जब विनोद मल्होत्रा को पूछताछ के लिए बुलाया गया तो उसने घमंड से कहा, प्रियंका, तुम भूल रही हो कि तुम किससे बात कर रही हो। और आप भूल रहे हैं कि आप कानून से ऊपर नहीं हैं। उसके खिलाफ सबूत इतने पुख्ता थे कि बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। जैसे जैसे यह खबरें बाहर आईं, पूरे शहर में हलचल मच गई। अरे वही अमित वर्मा निर्दोष निकला। देखो सच कितने सालों बाद सामने आया। एक दिन अमित ने प्रियंका वर्मा से कहा, मैडम मैं नहीं चाहता था कि किसी को मेरी वजह से सजा मिले। अमित, सजा तुम्हारी वजह से नहीं मिल रही है, सजा उनके गुनाहों की वजह से मिल रही है। और उसी पल अमित को पहली बार महसूस हुआ, सच चाहे देर से आए लेकिन जब आता है तो इंसाफ भी साथ लाता है। दोस्तों, इसके बाद अदालत में इंसाफ की असली जंग शुरू हुई। एक एक गवाह पेश हुआ, एक एक सबूत सामने रखा गया। हर कागज, हर बयान उसी सच की तरफ इशारा कर रहा था जिसे सालों तक दबा कर रखा गया था। अदालत ने साफ शब्दों में कहा, अदालत के सामने यह साबित हो चुका है कि यह एक सुनियोजित साजिश थी। अमित वर्मा निर्दोष है, सभी आरोप खारिज किए जाते हैं। समीर सक्सेना को जेल की सजा मिली, महेश अग्रवाल की संपत्ति जब्त कर ली गई और विनोद मल्होत्रा को बर्खास्त कर खड़ी सजा दी गई। फैसला सुनते ही अमित वर्मा की आंखों से आंसू बह निकले, जैसे बरसों से सीने पर रखा पत्थर अचानक हट गया हो। प्रियंका वर्मा ने उसी पल उसका हाथ थाम लिया और कहा, अब तुम्हें छुपने की जरूरत नहीं है। जब दोनों अदालत से बाहर साथ साथ निकले तो वहां मीडिया के कैमरे थे, लोगों की भीड़ थी, सवालों की बौछार थी। प्रियंका वर्मा ने बस इतना कहा, आज इंसाफ जीता है। उसी दिन प्रियंका वर्मा अपने पति अमित को अपने सरकारी आवास पर ले आई। गेट पर खड़े संतरी ने सैल्यूट किया। यह वही जगह थी जिसे वह कभी बिना कुछ कहे छोड़कर चला गया था। प्रियंका वर्मा ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। अब ये घर तुम्हारा भी है, डरने की कोई जरूरत नहीं। इस कहानी का अंत एक सुकून भरे यकीन के साथ हुआ कि सच को दबाया जा सकता है, झुकाया जा सकता है, मगर कभी खत्म नहीं किया जा सकता। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम इंसान होकर भी कितनी बार इंसानियत भूल जाते हैं। मिलते हैं अगली